हेलो दोस्तों, आज है संडे और संडे को बनाते हैं फंडे और फंडे में करेंगे हम इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि करंट अफेयर के सारे सब्जेक्ट जो कि जोन पार्ट 1 है दृष्टि के, उसको करवाया जा रहा है। इसके पहले विजन का भी हो गया है जोन का। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। सब्जेक्ट वाइज विजन के सारे करंट अफेयर करवाए गए हैं। और कुछ लोग को अगर ये लगता है कि उनके लिए दृष्टि ज़्यादा अच्छी लगती है, तो चलिए तो उसकी भी सॉल्यूशन आ गया है। आपके लिए दृष्टि का भी करंट अफेयर आ गया है, तो इसको भी करिए। फैक्चुअल डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है। और मेंस अगर आप लिख रहे हो 2024 में लिखोगे, तो उसके लिए जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है ट्यूटोरियल का, तो जो कि मेंस में लिखने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और क्या बताए बहुत सारे पॉइंट देगा, जिससे आप मेंस में अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो करंट अफेयर प्लस बेसिक इसमें होता है, तो इसको तो हम करेंगे। इसके पहले सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी आ गई है, आपकी ज्योग्राफी आ गई है, इंटरनेशनल रिलेशन है, बहुत सारे सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना करके हम उसमें डाल देंगे। आप इसको देख लीजिएगा 2x स्पीड पे या जैसे 1.5 जैसे भी आपको ठीक लगे उस स्पीड पे आप इसको देख लीजिएगा। और फास्ट रिवीजन अगर आप बैठे हो खाली हो तो रिवीजन करने में क्या जा रहा है, रिवीजन कर लीजिए। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है सभी एग्जाम के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, खासकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो इसके पे स्टार्ट करें इसके पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना हेतु भारत की प्रतिबद्धता। पहला नीड्स क्या है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना हेतु भारत की प्रतिबद्धता। तो ये चर्चा में क्यों है, तो भारतीय सेना ने 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के 75वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर सैनिक सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र के पहले शांति मिशन की वर्षगांठ का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त 2023 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आसियान के साथ सहयोग के रूप में 2 पहलों का अनावरण किया, जिसे विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया की महिला कर्मियों को प्रशिक्षित प्रशिक्षित कर सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी। आई होप यू विल मैनेज। ओके, चलिए देखते हैं यूएनपीके अभियानों में महिलाओं के लिए भारत आसियान पहल क्या है। यूएनपीके मतलब है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। तो पीस कीपिंग, सॉरी, अभियानों की महिलाओं के लिए भारत आसियान पहल संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन मतलब आसियान के जो देश हैं के बीच एक सहयोगी प्रयास को संदर्भित करती है। तो ये पहल आसियान सदस्य के देशों की उन महिलाओं कर्मियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है जो शांति सैनिकों के रूप में सेवा के रूप में रुचि रखती हैं। इसके तहत भारत ने 2 विशिष्ट पहलों की घोषणा की। पहली क्या है, नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करना है। और इस पाठ्यक्रम के तहत आसियान देशों की महिला शांति सैनिकों को शांति अभियानों हेतु लक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, यूएनपी के मिशनों में प्रभावी ढंग से योगदान के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण करना है। और आसियान की महिला अधिकारियों के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के समक्ष आने वाले विभिन्न परिदृश्यों और चुनौतियों के पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को यूएनपी के संचालन हेतु अपनी समझ तथा तैयारियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कब हुआ था, तो ये भी हम करते हैं। सॉरी, थोड़ा पीपीटी में प्रॉब्लम हो रहा है। एनीवे, आई विल मैनेज। तो ठीक है, अ, 1 मिनट, जैसे डिस्टर्ब होता रहेगा। 1 मिनट, आई विल हैव टू सॉल्व। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कब हुई थी, देखते हैं परिचय। तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियोजित एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो देशों को संघर्ष में शांति के मार्ग पर नेविगेट करने में मदद करता है। इससे संघर्ष या राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित क्षेत्र, सैन्य, पुलिस कर्मियों और नागरिकों की तैनाती शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, नागरिकों की रक्षा तथा स्थिर शासन संरचना की बहाली करना है। पहला मिशन क्या है इसका, पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 1948 में स्थापित किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल और उनके अरब पड़ोसियों के बीच युद्ध विराम समझौते की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन बनाने हेतु मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक की तैनाती को अधिकृत किया था।
अधिदेश क्या है? ऑपरेशन अभियान के आधार पर अधिदेश में विभिन्नता होती है, लेकिन इसमें प्रायः निम्नलिखित तत्वों में कमी या तत्वों में कुछ या सभी शामिल होते हैं। तो युद्ध विराम, शांति समझौते और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी होती है और नागरिकों की रक्षा और विशेष रूप से उनके उनके जिन्हें शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने का जोखिम का अधिक हो, उनकी सुरक्षा की जाती है और राजनीतिक संवाद, सुलह और समर्थन में चुनाव की सुविधा होती है। कानून का शासन, सुरक्षा संस्थाओं के निर्माण और मानवाधिकार को बढ़ावा देना है। सिद्धांत क्या है? पक्षों की सहमति होनी आवश्यक है। शांति स्थापना कार्यों के लिए संघर्ष में शामिल मुख्य पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है। सहमति के बिना एक शांति स्थापना अभियान संघर्ष का पक्ष बनने और अपनी शांति स्थापन की भूमिका से विचलित होकर जोखिम उठा सकता है या उठाता भी है। निष्पक्षता होनी चाहिए और आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा को छोड़कर बल का प्रयोग न करना चाहिए। उपलब्धियां क्या है? तो वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बाद से इसमें कई देशों में संघर्षों को समाप्त करने और सुलह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? कंबोडिया, अल सल्वाडोर, मोजाम्बिक और नामीबिया जैसे स्थानों में सफल शांति मिशन चलाए गए हैं और इन कार्यवाहियों ने स्थिरता बहाल करके लोकतांत्रिक शासन में परिवर्तन को सक्षम बना करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सकारात्मक प्रभाव डाला है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान क्या है? तो सेना का योगदान है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में योगदान के लिए भारत की समृद्ध विरासत रही है। यह वैश्विक स्तर पर विभिन्न शांति अभियानों के लिए सैनिक, चिकित्सा कर्मियों और इंजीनियरों को तैनात करने के साथ सबसे बड़े सैन्य योगदान करने वाले देशों में से एक है। कौन? भारत। अब तक के शांति अभियानों में भारत ने लगभग 2,75,000 सैनिकों का योगदान दिया है। जनहानि क्या होती है? भारतीय सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण बलिदान दिए हैं, जिनमें से लगभग 179 सैनिकों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है। प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा देख लें तो भारतीय सेना ने नई दिल्ली सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की स्थापना की है और यह केंद्र शांति अभियानों में प्रतिवर्ष 12,000 से अधिक सैनिकों का विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ संभावित शांति प्ररक्षकों में प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों को मेजबानी करता है। शांति स्थापना में महिलाओं की क्या भूमिका है? तो भारत ने शांति अभियानों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और भारत ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन तथा अरबई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में महिला दल को तैनात किया और लाइबेरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महिला सैनिकों का दल भारत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में महिला सैनिक, पुलिस और विभिन्न मिशनों में महिला अधिकारियों एवं सैन्य पर्यवेक्षकों को भी तैनात किया है। तो अगला करंट अफेयर का न्यूज है रोजगार कार्य समूह की तीसरी बैठक। तो रोजगार कार्य समूह की तीसरी बैठक, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। महिलाओं की भूमिका कैसी है, क्या है संयुक्त राष्ट्र स्थापना का योगदान वगैरह। तो चर्चा में क्यों है रोजगार कार्य समूह की तीसरी बैठक? तो देख लेते हैं। भारत G20 अध्यक्षता के तहत जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय में रोजगार कार्य समूह मतलब एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक जो ILO के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के साथ संरेखित है। G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मतलब इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है। प्रमुख बिंदु क्या है? प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारत की प्रेसिडेंसी में वर्ष 2023 में EWG के लिए 3 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। पहला, वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना और दूसरा है गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एवं आधुनिक कार्य व्यवस्था को संदर्भित करती है। हाँ, ये है ना कि गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एवं आधुनिक कार्य व्यवस्था को संदर्भित करती है, जहां लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऐप के माध्यम से अल्पकालिक, स्वतंत्र या मार्ग आधारित मतलब ऑन डिमांड कार्य करते हैं। जो गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म क्या होती है, ये पूछा भी गया है एक बार क्वेश्चन। तो इसकी विशेषता कार्य का अस्थायी और लचीलापन है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुविधा प्रदान करता है और ग्राहकों की सेवा प्रदाताओं को जोड़ता है। सामाजिक सुरक्षा का अस्थायी वित्त पोषण करता है। और इसमें बैठक के चरण क्या है? तो EWG बैठक भारत के विभिन्न शहरों में 4 अलग-अलग चरणों में आयोजित की गई। पहला चरण फरवरी में जोधपुर राजस्थान आयोजित किया गया, दूसरा चरण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया, तीसरा चरण जेनेवा 31 मई 2023 को जून को आयोजित किया गया। चौथा जो है जुलाई माह में 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, या अब तक तो हो चुका होगा। और रोजगार कार्य समूह क्या है? परिचय
तो ये रोजगार कार्य समूह जो होता है G20 के भीतर स्थापित एक फोरम है जो रोजगार, श्रम बाजार और सामाजिक नीतियों के संबंधित मुद्दों का समाधान करती है। उद्देश्य क्या है? ये का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर श्रम बाजार के परिणामों में सुधार करना तथा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ समावेशी सतत विकास को बढ़ावा देना है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO क्या है, इसके बारे में आपको जानना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ILO श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भागीदारों में से एक है जो EWG को तकनीकी विशेषता प्रदान करता है। तो इसमें इस संघ के मतलब राष्ट्र संघ के तहत अक्टूबर 2000 मतलब 1919 में स्थापित यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। सदस्य ILO की एक त्रिपक्षीय संरचना है जो अपने 187 सदस्य राज्यों से सरकारी नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को साथ लाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन क्या है? जिनेवा में एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन भी आयोजित करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों ILO की व्यापक नीतियों का निर्धारण करता है। कार्रवाई के लिए क्या है? ILO ने कार्रवाई का प्रमुख साधन सम्मेलनों और सिफारिशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना की गई है। और उपलब्धियां क्या है? 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। इसने ILO ने वर्गों के बीच शांति में सुधार के कार्य के लिए और श्रमिकों के लिए सभ्य काम और न्याय सुनिश्चित करना और अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए। आईएलओ द्वारा जारी रिपोर्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीएससी का। आईएलओ कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? तो विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट और विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट और वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट। तो भारत और नेपाल सहयोग को मजबूत करता है। ये न्यूज देखते हैं, ये चर्चा में क्यों था। तो भारत और नेपाल ने हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान ऊर्जा और परिवहन विकास के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों के साथ समझौता अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य संबंधों को मजबूत करना तथा क्षेत्रीय संपर्क को सुविधाजनक बनाना है। तो हाल ही में समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है, 10 मतलब दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौता हुआ है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम हुआ है। पुकोट, करडाली और जल विद्युत परियोजना, लोमर, अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए नेशनल हाइड्रोक्लोरिक पावर कॉर्पोरेशन भारत तथा विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ये पूछ सकता है आपको। फूकोट, करडाली और जल विद्युत परियोजना और किसके किसके बीच सहमति मतलब समझौता हुआ है, तो क्या है ये, इसके बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री ने पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना पर ठोस और समयबद्ध प्रगति की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसका उद्देश्य महाकाली नदी के साझा जल संसाधनों के दोहन से सहयोग बढ़ावा देना है। परिवहन विकास क्या है? तो ट्रांसमिशन लाइन ऑफ रेल लिंक को बढ़ावा देना, गोरखपुर बुटवाल ट्रांसमिशन लाइन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और बथनाहा के पास नेपाल सीमा शुल्क विभाग तथा भारतीय रेलवे कार्गो ट्रेन के उद्घाटन ने दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। एकीकृत चेक पोस्ट क्या है? तो ICPS का उद्घाटन नेपालगंज नेपाल और रुपई डीहा भारत में किया गया, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और माल और लोगों की आवाजाही सुविधाजनक हो जाएगी। अन्य पहले भी हैं, जैसे ये कि पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन जो भारत में मोतीहारी से नेपाल में अमलेखगंज तथा 69 किलोमीटर लंबी है और नेपाल में चितवन तक विस्तारित करने की योजना है। साथ ही भारत में सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक दूसरी सीमा पर पेट्रोलियम पाइपलाइन लगाने की योजना है और 1 जून 2023 को संशोधित पारगमन संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं और नेपाल को भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों तक पहुंच प्रदान करेगी। तो इसमें ये थोड़ा-थोड़ा न्यूज़ है, क्या-क्या समझौते पे हस्ताक्षर हुए, क्या-क्या भारत इसमें प्रोग्रेस कर रहा है और किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्र क्या है? जैसे करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल मित्रतापूर्ण सहयोग संबंध है। 1950 शांति और मित्रता भारत नेपाल संधि भारत नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीसी भी पूछ लेता है। तो नेपाल भारत के 5 राज्यों से किससे लगा है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से खंड के साथ 1850 किमी से अधिक की सीमा साझा करता है। सीमा पर लोगों की मुक्त आवाजाही की लंबी परंपरा भी रही है। जैसे अभी आपने सीमा हैदर का केस सुना था, जो कि नेपाल से ही होके आई थी। रक्षा सहयोग क्या है? द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से नेपाली सेना उसके आधुनिकीकरण में सहायता देना शामिल है। और आर्थिक सहयोग में क्या है? भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है। नेपाल भारत का 11वां सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है। और सांस्कृतिक सहयोग क्या है? हिंदू और बौद्ध धर्म के संदर्भ में भारत एवं नेपाल समान संबंध साझा करते हैं। साथ ही बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? लुम्बिनी आधुनिक रूप से नेपाल में है। और भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु 2007 में काठमांडू में स्वामी विवेकानंद केंद्र स्थापित की गई है।
मानवीय सहयोग क्या है? भारत ने वर्ष 2015 के भूकंप के बाद सहायता और पुनर्वास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत नेपाल को 1.54 बिलियन नेपाली रुपए और लगभग 96 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। भारत नेपाल संबंधों को संबंधित हाल ही के मुद्दे क्या हैं? तो सीमा विवाद कुछ रहे हैं, तो कुछ सीमा विवाद का उन विवादास्पद मुद्दों में से एक है जिसमें हाल ही में वर्षों में भारत नेपाल के संबंधों में तनावपूर्ण बना दिया है। विवाद में मुख्य रूप से खंड शामिल क्या है? पश्चिम नेपाल में काला पानी लिपियाथुरा दीपू लेखा ट्रांजेक्शन क्षेत्र और दक्षिणी नेपाल में सुप्ता क्षेत्र, ये सब। और दोनों देश अलग अलग ऐतिहासिक नक्शों और संधियों के आधार पर इन क्षेत्रों पर अपना दावा कर रहे हैं। और चीन का बढ़ता प्रभाव, तो नेपाल लगभग चीन की गोद में जाके बैठता है, जिसकी वजह से ये नेपाल जो है भारत के साथ थोड़ा मनमुटाव कर लेता है। तो नेपाल में चीन के प्रभाव में वृद्धि ने क्षेत्र में अपने सामरिक हितों के संदर्भ में भारत का चिंता बढ़ा दी है। और आगे की राह क्या हो सकती है? डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा सकता है। नेपाल डिजिटल बुनियादी ढांचे पर विकास समर्थन, ई गवर्नेंस पहल और सीमा पर डिजिटल सहयोग को बढ़ावा दे सकता है और सामरिक भागीदारी बढ़ा सकता है, और जो कि न केवल चीन के प्रभाव को प्रतिकार करेगा बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी सुदृढ़ करेगा। और कोयला सर्बिया संघर्ष क्या है? अगला न्यूज देखते हैं। को, को सॉरी कोसोवो सर्बिया संघर्ष क्या है? कोसोवो सॉरी टंग स्लिप कर जाती है। आई होप यू आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, क्योंकि चलिए कोई नहीं। कोसोवा सर्बिया संघर्ष क्या है? तो चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में सर्बियाई प्रदर्शनकारी और नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शांति सैनिकों के बीच कोसोवो में संघर्ष हुआ, जिसमें 60 से अधिक लोग घायल हो गए। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में सबसे गंभीर हिंसक घटना हुई थी। वर्तमान तनाव का कारण क्या है? उत्तरी कोसोवो में समुदाय और अल्बानिया लोगों के बीच बड़ी जाति और राजनीतिक विभाजन से उत्पन्न तनाव का अनुभव हुआ है। उत्तर कोसोवो में बहुमत बनाने से सब समुदाय ने अल्बानिया महापौरों का स्थानीय परिषदों में प्रभार लेने से रोकने का प्रयास किया है, और सर्ब समुदाय ने अप्रैल 2023 में स्थानीय चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप 3.5% से कम मतदान हुआ और सर्ब समुदाय ने चुनाव परिणामों को नाजायज के रूप में खारिज कर दिया। तो यह है सर्बिया, यहाँ पर है कोसोवो प्रिस्टीना में। और आगे देखते हैं हम, पृष्ठभूमि किसकी है? हाँ, कोसोवो सर्बिया संघर्ष के विषय में। तो सर्बिया जो है, सर्बिया पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक्ड देश है जो हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ सीमा साझा करती है। ये आपको जानना जरूरी है, जो चीज न्यूज में है वो किससे किससे सीमा साझा करती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें यूक्रेन का पूछा था, यूक्रेन कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है, और उसके ऑप्शन तो बहुत ही कमाल के थे। अगर आपने देखा होगा इस बार का यूपीएससी तो समझ में आ गया होगा कितना क्लियरेंस जरूरत है। तो सर्बिया पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक देश है जो हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ सीमा साझा करता है। कोसोवो कोसोवो एक छोटा लैंडलॉक देश है जो सर्बिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और मॉन्टेनेग्रो के साथ सीमा साझा करता है। सर्ब समुदाय के अनेक लोगों कोसोवो को अपने राष्ट्र का जन्मस्थान मानते हैं। कोसोवो ने 2008 में सर्बिया को स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन सर्बिया कोसोवो को राज्य के दर्जे की मान्यता नहीं देता है। तो पृष्ठभूमि क्या है? तो कोसोवो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विभिन्न जातियां और धार्मिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्ब समुदाय के लोग होते हैं। अल्बानिया सदियों से रह रहा है यहाँ पर, अल्बानियाई यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं। और कोसोवो में रहने वाले 1.8 मिलियन लोगों में से 92% अल्बानियाई और केवल 6% सर्बियाई हैं। बाकी बोस्नियाक और गोरान तुर्क तथा रोमा है यहाँ पे। सर्ब मुख्य रूप से पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई हैं, और जब कोसोवो में अल्बानियाई मुख्य रूप से मुस्लिम हैं, तो अन्य अल्पसंख्यक समूहों में बोस्नियाई और तुर्क शामिल हैं। तो ये जो कुछ जनजातियों के नाम दिए गए हैं ना, ये कभी-कभी क्या है, एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर का यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर पूछ लेता है कि ये कौन सी देश की जनजाति है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या जनजाति, जैसे नाम दे देगा क्या है, ये तो आपको पता करना होगा जनजाति है क्या है। कोसोवो की लड़ाई क्या? सर्बियाई राष्ट्रवादी अपने राष्ट्रीय संघर्ष में एक निर्णायक क्षण के रूप में सर्बियाई राजकुमार लाजार है हरीबेल जोनोविक और ओटोमन सुल्तान मुराद हुडवेंडियर के बीच कोसोवो की वर्ष 1389 की लड़ाई को देखते हैं। दूसरी ओर कोसोवो के बहुसंख्यक जातीय अल्बानियाई कोसोवो को अपना मानते हैं और सर्बिया पर कब्जे एवं दमन का आरोप लगाते हैं। यूगोस्लाविया का विघटन। तो वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 में बल्कान में वर्तमान बोस्निया और हर्जेगोविना और क्रोएशिया, मैसेडोनिया और मोंटेनेग्रो सर्बिया और स्लोवेनिया का एक जैसा देश था, जिसे आधिकारिक और यूगोस्लाविया के सामाजिक संघीय गणराज्य के रूप में जाना जाता था।
जाना जाता है, जिसकी राजधानी बेलग्रेड है और सर्बिया में कोसोवो और वेजवोडिना के स्वायत्त प्रांत शामिल हैं। सोवियत संघ के पतन के बाद यूगोस्लाविया बिखर गया और प्रत्येक गणराज्य एक स्वतंत्र देश बन गया। स्लोवेनिया ने वर्ष 1991 में एक अलग हुआ और 1980 के दशक में और अंत में 1990 के दशक की शुरुआत में यूगोस्लाविया में केंद्र सरकार के कमजोर होने के साथ-साथ पुनरुत्थान राष्ट्रवाद भी था। तो कुछ मतलब कि नाटो ने 1999 में सर्बिया की क्रूर प्रतिक्रिया के बाद हस्तक्षेप किया और इसमें कोसोवो और सर्बिया के खिलाफ 78 दिनों का हवाई अभियान चलाया था और सर्बिया ने कोसोवो से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया और जिसके कारण अल्बानियाई शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन हुआ और कई सर्बों का बेदखल कर दिया गया जिन्हें प्रतिशोध की आशंका थी। तो कुछ पॉइंट इसको इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, थोड़ा माइंड में रखिएगा क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। कोसोवो की वर्तमान स्थिति, तो अभी देखें कोसोवो 2008 में स्वतंत्रता की घोषणा की है जबकि सर्बिया अभी इसे सर्बिया क्षेत्र का एक हिस्सा मानता है, यही है प्रॉब्लम। और कोसोवो की स्थिति पर भारत का रुख क्या है, तो भारत का दावा है कि कोसोवो का मान्यता हेतु आवश्यक 3 सिद्धांतों को पूरा नहीं करता है। एक, परिभाषित क्षेत्र, लोगों का द्वारा स्वीकृति और विधिवत गठित सरकार और शासन पर प्रभावी नियंत्रण। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे यूनेस्को, एपोस्टिल कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान हेतु प्रशांत कन्वेंशन और एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स में कोसोवो के सदस्य का विरोध किया है। खैर, भारत का ये मत है। भारत द्वारा कोसोवो को मान्यता नहीं देने का कारण यह है कि उसका सर्बिया के साथ दीर्घकालिक संबंध है और उसकी संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। तो भारत अपना इंटरनेशनल रिलेशन निभा रहा है और थोड़ा कूटनीति। तो रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने हेतु इंडोनेशिया की शांति योजना। तो इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने 3 जून को सिंगापुर में संगरी ला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान एक शांति योजना पेश की जिसका उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को हाल ही में खत्म करना है। तो संगरी ला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो ये क्या है, इंडोनेशिया की शांति प्रस्ताव क्या है, शत्रुता की तत्काल समाप्ति, वर्तमान स्थितियों की युद्ध विराम लगाने के, सैन्यकृत क्षेत्रों की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र संगठित जनमत संग्रह का। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, चीन की शांति योजना के लिए है। और सांग्री-ला डायलॉग क्या है, इसमें ये देखेंगे हम। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उतना नहीं चांसेस है क्योंकि ये सारे लोग तो ऐसे ही शांति की स्थापना के लिए बात करते ही रहेंगे। तो सांग्री-ला डायलॉग क्या है? सांग्री-ला डायलॉग सिंगापुर में एक स्वतंत्र थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन है। डायलॉग में रक्षा मंत्री, मंत्रालय के अस्थायी प्रमुखों और ज्यादातर एशिया प्रांत राज्यों के सैन्य प्रमुखों के साथ साथ विधायकों, अकादमिक विशेषज्ञों, पत्रकारों, व्यापारिक प्रतिनिधियों को भाग लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर लीजिएगा। ये रूस यूक्रेन के बीच मुद्दा क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो चलिए फटाफट इसको बता देती हूँ मैं। तो ऐतिहासिक क्या है, पहले दोनों एक में ही थे, बाद में डिवीजन हुआ और अलग हो गए और थोड़ा संघर्ष की शुरुआत 2014 से हुई जिसमें रूस ने बड़े पैमाने पर रूसी आबादी और रणनीतिक नौसैनिक अड्डे के साथ यूक्रेनी स्वायत्त गणराज्य क्रीमिया पर गुप्त रूप से आक्रमण किया और कब्जा कर लिया था। और रूसी समर्थक अलगाववादियों का भी समर्थन किया और जिन्होंने डोनेस्टक और लुहांस्क के पूर्वी क्षेत्रों में यूक्रेनी सरकार के खिलाफ हथियार उठाए और जिसे सामूहिक रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है। और रूस यूक्रेन युद्ध जो 2022 का, इसको अगर आपने न्यूज में तो बहुत ही ज्यादा किया होगा, फिर भी बता ही देती हूँ। लेकिन अगला वीडियो जो आएगा उसमें नहीं बताऊंगी इतना क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, कोई वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है, क्या ही फायदा है। तो संघर्ष के प्रमुख कारण ऐतिहासिक, भू राजनीतिक और वैचारिक है। रूस यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता है और नाटो एवं यूरोपीय संघ में शामिल होने हेतु अपने समर्थक पश्चिमी अभिविन्यास तथा आकांक्षाओं का विरोध करता है। मतलब यूक्रेन जो है नाटो में जाने की बात कर रहा था जिससे रूस को लगा कि हाँ उसका जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए उसने रूस पर आक्रमण किया और ये सारी लड़ाई की मुख्य कारण है। संघर्ष के मुख्य लक्ष्य विवादित है। रूस यूक्रेन में जातियों रूसी और रूसी बोलने वाले कई अधिकारियों हितों की रक्षा करने, ऐतिहासिक न्याय बहाल करने तथा पश्चिमी अतिक्रमण का मुकाबला करने का दावा करता है। यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और यूरोपीय एकीकरण की रक्षा करने के दावे के कारण युद्ध कर रहा है। तो ये अलग अलग इन लोग के दावे हैं। बाह्य आंतरिक सुरक्षा हेतु नई संधि का आह्वान, तो क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है जिसमें शांति, सुरक्षा और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए एक नई संधि की सिफारिश की गई है। इस सिफारिश में 2024 में न्यूयॉर्क में होने वाले यूएन समिट फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर से पहले की गई। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बहुपक्षीय समाधानों को सुविधाजनक बनाने और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक साधन को मजबूत करना। तो प्रमुख बिंदु क्या है, उपग्रह प्रक्षेपण में वृद्धि करना है
और अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का अभाव है इसमें, और समन्वय और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन के लिए है। और अंतरिक्ष मलबा और पर्यावरण संबंधी चिंताएं क्या है? अंतरिक्ष मलबे के प्रसार को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसमें हजारों वस्तुएं अंतरिक्ष में संचालित हो जाती हैं। तो सिफारिश क्या है? शांति सुरक्षा के लिए नई संधि करने की है, संभावित अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है, और अंतरिक्ष मलबे को हटाने हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए है। बाह्य अंतरिक्ष क्या होता है? तो बाह्य अंतरिक्ष, जिसे अंतरिक्ष अथवा आकाशीय अंतरिक्ष के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल से परे और आकाशीय पिंडों के बीच विशाल विस्तार को संदर्भित करता है। एक निर्वात और पृथ्वी के वायुमंडल में परे मौजूदा है तथा पूरे ब्रह्मांड में निश्चित काल तक के लिए फैला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संधियां हैं, तो इन संधियों को आमतौर पर बाह्य अंतरिक्ष पर 5 संयुक्त राष्ट्र संधियों के रूप में संदर्भित करता है। पहला क्या है? बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967, जिसमें चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि है। और बचाव समझौता 1968 क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं की वापसी पर समझौता है। और दायित्व अभिसमय 1972 क्या? अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण होने वाली क्षति हेतु अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व पर अभिसमय है। और पंजीकरण अभिसमय 1976 क्या है? बाह्य अंतरिक्ष में लॉन्च की गई वस्तुओं का पंजीकरण पर अभिसमय है। और द मून एग्रीमेंट 1979 क्या है? चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर देशों की गतिविधियों का नियंत्रण करने वाला समझौता है। तो भारत इन 5 संधियों का हस्ताक्षर करता है, लेकिन इसमें केवल 4 का समर्थन किया है, और भारत ने मून एग्रीमेंट की पुष्टि नहीं की है। भारत अमेरिका संबंध के बारे में पढ़ते हैं हम। तो भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आपूर्ति की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज एसओएस व्यवस्था का पारस्परिक रक्षा खरीद, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट समझौता हेतु बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं, और जिसका लक्ष्य दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता को बढ़ावा देना तथा साथ ही दोनों देशों के बीच बीच सुरक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे आते ही रहेंगे। फिलहाल भारत में इलेक्ट्रॉनिक जेट असेंबल करना और अच्छा औद्योगिक सहयोग और क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास करना, और यूएस इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, ये सब है। अमेरिका के साथ भारत के संबंध हम देख लेते हैं। तो अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहित साझा मूल्य पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता तथा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में साझा हित है। आर्थिक संबंध क्या? दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के परिणाम स्वरूप और 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है? संयुक्त राष्ट्र G20, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों संगठन, आसियान, क्षेत्रीय फोरम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन बहुपक्षीय संगठनों में भारत एवं अमेरिका साथ में दोनों देश मजबूत सहयोगी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021 में 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने का स्वागत किया है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत ने एक मुक्त तथा स्वतंत्र भारत प्रशांत सहयोग को बढ़ावा देने के एक क्षेत्रों को उचित लाभ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और जापान के साथ स्क्वाड समूह का गठन किया है। तो ये कुछ और है। EORA भारत इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक संवाद भागीदार है। और संयुक्त राज्य अमेरिका 2021 में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन शामिल किया है, जिसका मुख्यालय भारत में है। और यह वर्ष 2022 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसटाइड पर भी शामिल हुए हैं। तो कुछ है जो आगे की राह क्या हो सकती है? मुक्त और खुले और विनियमित हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच साझेदारी होना महत्वपूर्ण है। और अद्वितीय जनसांख्यिकी लाभांश अमेरिका और भारतीय फार्मों के लिए तकनीकी हस्तांतरण और निर्माण, व्यापार एवं निवेश के लिए अवसर प्रदान करना है। तो छोटे छोटे पॉइंट है जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इसमें तो बहुत सारे न्यूज आते हैं रहेंगे ही, उसको आप ऐड करते ही जाना। तो अटलांटिक घोषणा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने 21वीं सदी के यूएस यूके आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक घोषणा की सूचना की। इतना इंपॉर्टेंट। अटलांटिक घोषणा की प्रमुख विशेषता क्या है? अटलांटिक घोषणा लचीली, विविध और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने में केंद्रित है, जो रणनीतिक निर्भरता को कम करती है। अटलांटिक घोषणा कार्य योजना क्या है? अडॉप्ट जिसे बोलते हैं, श्रमिक, व्यवसायी, जलवायु और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता एवं लचीलापन बढ़ाने हेतु व्यापक रणनीति तैयार करता है। इस योजना में 5 प्रमुख स्तंभ शामिल है। साथ ही प्रगति समय के साथ महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए हेतु नियमित उच्च स्तरीय बैठकें शामिल हैं। 5 स्तंभ कौन से? उभरती प्रौद्योगिकी में नेतृत्व, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी तथा उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। तो ये है, मैप ने देख लीजिए अब। और आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी संरक्षण का सहयोग करना, और एक समावेशी जिम्मेदार डिजिटल परिवर्तन हेतु साझेदारी करना, और भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।
यूके-यूएस साझेदारी के प्रमुख स्तंभ क्या है? यूके-यूएस साझेदारी की ऐतिहासिक महत्व है। यूएस और यूके के बीच साझेदारी व वैश्विक मुद्दों पर अग्रणी भूमिका निभाई है। 1941 में अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव रखी है। वह 2021 में हस्ताक्षरित न्यू अटलांटिक चार्टर ने साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि के साथ साझेदारी हेतु एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। राजनीतिक मामले हैं, नाटो और यूएन, G7 एवं G20 जैसे अन्य बहुपक्षीय संगठनों में करीबी सहयोग है। आर्थिक संबंध कुछ है और सुरक्षा और सहयोग और अच्छा सहयोग है। और भारत न्यूजीलैंड गोलमेज बैठक है। अगला न्यूज। तो हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त ने की है। प्रमुख बिंदु क्या है? भारत और न्यूजीलैंड दोनों के देशों की साझेदारी में अपार संभावनाएं तथा पारंपरिक हित के क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर सहमति। तो न्यूजीलैंड आधिकारिक नाम न्यूजीलैंड आओटीरियोवा है। तो राजधानी वेलिंगटन है। संसदीय लोकतंत्र है और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी माओरी है। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है और प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण आल्प्स और कैकोरी पर्वतमालाएं हैं। सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कुक। माओरी लोगों द्वारा क्लाउड पियर्सर कहा जाता है। प्रमुख नदियां वाइकाटो है, क्लूरथा है, रंगीतिकी है और वंगानुई और मानवातु, बुलर और राकिया वटालकी है। क्लूरथा, रंगीतिकी और वंगानुई, मानवाती और बुलर, राकिया और वेटाकी और वायडू है। वायाहू है। न्यूजीलैंड के साथ भारत के संबंध क्या है? तो ऐतिहासिक संबंध है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और 1800 के दशक में, या जब भारतीय 1850 के दशक में क्राइस्ट चर्च में बसे थे तब से। और 1890 के दशक में पंजाब और गुजरात से बड़ी संख्या में प्रवासी व न्यूजीलैंड आए थे और वर्ष 1915 में गैलीपोली में एजैक के साथ भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी। राजनीतिक संबंध है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो राष्ट्रमंडल और संसदीय लोकतंत्र तथा अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में निहित है। तो कुछ है। कोविड-19 महामारी के दौरान सहयोग हुआ था भारत द्वारा। दोनों देशों महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं और दवाओं और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता सुनिश्चित करने के महामारी के खिलाफ लड़ाई में द्विपक्षीय रूप से बड़े पैमाने पर सहयोग किया था और व्यापार संबंध भी है। तो सितंबर 2020 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 1.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य में के दो तरफा व्यापार के साथ न्यूजीलैंड का 11वां सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार था। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त व्यापार समझौता है और सांस्कृतिक संबंध है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, बैसाखी, गुरुपर्व, ओणम, पोंगल आदि सहित सभी भारतीय त्योहार पूरे न्यूजीलैंड में बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं और न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के लगभग 2,50,000 व्यक्ति और एनआरआई हैं, जिसमें से अधिकांश वे न्यूजीलैंड को अपनी अस्थायी निवासी बना लिया है। नागरिक उड्डयन सहयोग है। न्यूजीलैंड में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय और दो तरफा पर्यटन प्रवाह को देखते हुए दोनों देशों के बीच सीधा हवाई संपर्क द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वंदे भारत मिशन के तहत दोनों देशों के बीच संचालित सीधी उड़ानों ने एयरलाइंस के लिए व्यावसायिक रूप से सीधी साप्ताहिक उड़ान की संभावना को सुदृढ़ किया है। अनिवासी भारतीयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषक डाक प्रमाण प्रणाली। तो ठीक है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने अनिवासी भारतीय मतलब जो एनआरआई है के लिए डाक मतदान की सुविधा की आवश्यकता पर बल दिया है। अनिवासी भारतीय के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र हेतु चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर प्रकाश डालता है, जिसे वर्तमान में सरकारों की मंजूरी का इंतजार है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक प्रमाण पत्र प्रणाली क्या है? तो ऐसी प्रणाली है जिसे व्यक्तियों के लिए दूरस्थ मतदान की सुविधा हेतु डिजाइन किया गया है और इस मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मतपत्र प्राप्त करने और वापस करने में सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन तथा डाक सेवाओं के उपयोग को जोड़ता है। तो एनआरआई के लिए ये कितना चुनाव आयोग का प्रस्ताव है? तो इसमें है चुनाव आयोग ने 2015 में विदेशी मतदाताओं तक ईटीबीपी की सुविधा को विस्तार करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के 60 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। बाद में 2020 में निर्वाचन आयोग ने कानून मंत्रालय को लिखित रूप से सूचित किया है कि प्रस्ताव को लागू करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक रूप से तैयार है। तो ये कुछ है, ऐसे ही न्यूज है। और ये चिंताएं क्या है? तो ये देख लेते हैं। योग्यता और सत्यापन। तो दूरस्थ मतदान में भाग लेने के लिए अनिवासी भारतीयों को पात्रता निर्धारित करना जटिल हो सकता है, क्योंकि उनको यहाँ तो है नहीं, तो पता ही कैसे है कि कौन कैसा है।
पात्रता कैसे डिसाइड करेंगे? समय की कमी और डाक विलंबन। तो ईटीबीपीएस के लिए मतदान को मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त होने के कारण बाद निर्धारित समय सीमा के अंदर डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता होती है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। सुरक्षा और गोपनीयता की प्रॉब्लम हो सकती है। उपकरणों के माध्यम से संवेदनशील चुनावी डेटा का प्रसारण शामिल है, जो कि दुर्घटनापूर्ण उद्देश्य से लोगों द्वारा हैकिंग, छेड़छाड़ या अवरोधन का शिकार हो सकता है। कानूनी तकनीकी चुनौतियां हैं। और प्रवासी भारतीय मतलब नॉन रेजिडेंस इंडियंस किसे कहते हैं? एनआरआई क्या कौन होते हैं? अनिवासी मतलब एनआरआई का मतलब होता है अनिवासी भारतीय से है। यह एक ऐसे भारतीय नागरिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है वाला शब्द है जो रोजगार, शिक्षा या किसी अन्य उद्देश्य के कारण भारत से बाहर रहते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार 2020 तक 208 देशों में लगभग 1.34 मिलियन एनआरआई हैं और एनआरआई में भारतीय चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं यदि वे भारत में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं। तो एनआरआई के लिए मानदंड क्या है? तो एक व्यक्ति को एनआरआई माना जाता है यदि यदि वह वित्तीय वर्ष के दौरान 182 या उससे अधिक दिनों तक भारत में नहीं रहता है तो उसको एनआरआई माना जाएगा। अगर आप बाहर जाते हैं विदेश में 182 दिन से ज्यादा रहेंगे तो लगभग 6 महीने रहेंगे तो आपको एनआरआई माना जाएगा। नहीं यदि वह उस वर्ष से पहले 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों से कम और वर्ष में 60 दिनों से कम समय हेतु भारत में रहा हो तो भी। वैश्विक डीपीआई शिखर सम्मेलन क्या है? तो G20 इकोनॉमिक वर्किंग की तीसरी बैठक पुणे महाराष्ट्र की ग्लोबल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनकारी उद्घाटन के साथ शुरू हुई है। खैर इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अभी G20 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो अभी ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कृषि में भारत अमेरिका सहयोग। तो स्वतंत्र भारत की कृषि प्रगति में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ऐतिहासिक भागीदारी देखते हुए भारत ने प्रधानमंत्री की अमेरिका की आसन यात्रा काफी महत्व रही है रखती है। जय पूंजीगत उपकरणों और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के माध्यम से स्वतंत्र भारत की शुरुआती औद्योगिकरण में सोवियत संघ की भूमिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कृषि विश्वविद्यालय और हरित क्रांति की स्थापना के माध्यम से भारत के कृषि विकास में भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय का विकास गोविंद बल्लभ पंत ने अमेरिकी भूमि अनुदान मॉडल के आधार पर उत्तराखंड के पंतनगर में पहला कृषि विद्यालय स्थापित किया और यह विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान और विस्तार सेवाओं को एकीकृत करता है। और विश्वविद्यालय जिसे जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है का उद्घाटन 17 नवंबर 1960 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो हरित क्रांति के बीज भी अमेरिका से आते थे। तो अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई जिसे क्या है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन को बोलते हैं। अर्ध बौनी किस्मों को मजबूत तनों के साथ आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया तथा पौधों को झुके या गिरे नहीं और यह उच्च उर्वरक अनुप्रयोग को सहन कर सके जिसका अधिक निवेश किया जा सके कि अधिक उत्पादन हो सके। नॉर्न 10 ये सब चीजें हैं थोड़े इंपॉर्टेंट है। लॉजिंग झुकना है यहाँ तक गिरना के कारण बलिया अच्छी तरह फसल नहीं होती मतलब फसलों के लिए जो भी हुआ था हाइब्रिड क्रॉप्स वगैरह। अमेरिका द्वारा भारत की मदद के कारण क्या है मैक्सिको तथा बोरलॉग तथा अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र अथवा CIMMYT मुख्य रूप से रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित था और रॉकफेलर फाउंडेशन के फोर्ड फाउंडेशन के साथ फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का भी समर्थन किया। भले ही भारत ने 70 और 80 के दशक की शुरुआत में ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की प्रणाली में निवेश के कारण एक मजबूत स्वदेशी फसल उत्पादन कार्यक्रम बनाया, परंतु ऊपरी दोनों संस्थाओं ने अनाज की पैदावार में उत्तरोत्तर वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब और क्या हुआ था न्यूनतम समर्थन मूल्य और उत्पादों की बिक्री के लिए नजदीक में ही एक बाजार का विचार पहली बार फोर्ड फाउंडेशन की टीम वर्ष 1959 की रिपोर्ट में केस किया गया था। तो इस तरह से रहा ये न्यूज। कैसा लगा आपको न्यूज बताइएगा जरूर। और ये पूरा पूरा क्या था इंटरनेशनल रिलेशन के मुद्दे थे जो छोटे छोटे पॉइंट के रूप में आपको लिखने होते हैं मेंस में ये क्वेश्चन आता है और जो छोटे छोटे फैक्चुअल डेटा थे उसको मैंने बता दिया प्रीलिम्स में किस तरह से पूछते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हमारे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए।